चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्यापक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न देखिए आप, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत, कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का एक कारक होता है विश्लेषण सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? ऑलपोर्ट, फ्रीडमैन, केटल या इनमें से कोई नहीं? तो विश्लेषण सिद्धांत का जिसने प्रतिपादन किया था वो थे केटल। उत्तर इसका रहेगा अपना केटल रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 2 है, किसने किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्तित्व वाला माना है? कार्ल रोजर्स, मोस्लो, कार्ल यूं या एरिक फोरम ने? तो किसने माना है? ये माना है कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति पर जनेंद्रियों पर सबसे ज्यादा फोकस होता है? तो कौन सी अवस्था है? गुदा अवस्था है, लिंग प्रार्थनावस्था है, जनेंद्रिय अवस्था होती है, मौका अवस्था होती है। तो जिस अवस्था में जनेंद्रियों पर ज्यादा फोकस होता है वो होता है लिंग प्रार्थनावस्था होती है। ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, बड़े रोचक प्रश्न है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 4 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन आत्म नियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है? इनमें से कौन सी है जो आत्म नियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करना, दूसरा है आत्म सम्मान, तीसरा है उद्दीपन नियंत्रण और चौथा है आत्म प्रवर्तन। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी कौन सी प्रवृत्ति बतानी है जिसमें आत्म नियंत्रण की बात नहीं होती है? तो वो होता है आत्म सम्मान। इसका उत्तर रहेगा अपना आत्म समान रहेगा। ठीक है ना। अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 5 देखिए, हो सकता है आपने पहले कई प्रश्न पढ़े होंगे, लेकिन इसमें से ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे अपने प्रश्नोत्तरी के अंदर कि बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रश्न है, एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित की थी? एमपीपीआई आविष्कारिका ये किसने विकसित की थी? तो ये की थी हाथवे तथा मैकनीले ने। इसका उत्तर रहेगा हाथवे तथा मैकनीले ने एमपीपीआई आविष्कारिका विकसित की थी। अगला प्रश्न देखिए आप, हाँ जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? तो यह दिखाया गया आत्म संप्रत्यय, आत्म रक्षा, आत्म सम्मान, तो तीनों से ही संबंधित होता है संज्ञानात्मक अहम। उत्तर रहेगा उपयोग सभी, इसका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है इसमें, जब व्यक्ति, हाँ जी दिखाई दे रहा है सभी को, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित करके उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है भाई प्रतिक्रिया निर्माण। तो वो क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया निर्माण कर रहा है। उत्तर रहेगा इसका बी। देखिए अगला प्रश्न, हाँ जी, पर्सनालिटी वाले प्रश्न है। परीक्षा के अंदर अध्यापक पद की आप तैयारी कर रहे हो तो एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा कौन सी है? इदम, अहम, पराहम। तो व्यक्तित्व की जो नैतिक शाखा मानी गई है, इनमें से जो शाखा आती है पराहम, ये व्यक्तित्व की नैतिक शाखा के अंतर्गत है, वो आती है। उत्तर रहेगा इसका सी। ठीक है। अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 9 रहेगा। देखिए, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी है वो विशेषता पाई जाती है? यहाँ पर दिखाया गया सबसे पहले देखिए,
प्रतियोगी भावना, ये टाइप ए व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती। आक्रामकता, ये भी नहीं पाई जाती। बेसब्री, ये भी नहीं पाई जाती। तो इनमें से उत्तरेगा, इनमें से ये पाई जाती है। पाई क्यों नहीं? टाइप ए वाले के अंदर, टाइप ए के अंदर क्या पाए? प्रतियोगिता भावना होती है, आक्रामकता होती है, बेसब्री होती है, यानी इनमें से सभी ये पाई जाती है टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों के अंदर। पर्सनालिटी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, हम कभी पढ़ेंगे विशेष रूप से। देखिए अगला प्रश्न, देखिए सामूहिक अचेतन का, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादक किसने किया था? देखिए मनोवैज्ञानिक बहुत सारे, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है हर क्षेत्र के अंदर। तो ये बड़े ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा के अंदर हुबहू पूछे जाते हैं। हुबहू का मतलब क्या होता है? जैसे ये प्रश्न बन गया, इसकी कोई अवधारणा चेंज नहीं होती, ये जो कि तो परीक्षा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था युग ने। किसने किया था? युग ने किया था, उत्तरेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय। देखिए जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? युंग, फ्राइड, एडलर या वाटसन? जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक माने जाते हैं एडलर को। किसे? एडलर को माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम कौन सा है? व्यक्तित्व विकास का सही क्रम कौन सा माना जाता है भाई? सही क्रम सबसे पहले आता है इदम। क्या आता है? इदम आता है, उसके बाद में अहम, और उसके बाद में परहम। उसके बाद में क्या आता है? परहम। ये सही विकास सही क्रम माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इदम, अहम और परहम, ये है सही विकास। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भाई, ये देखिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टियन पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? क्रिस्टियन 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण वो किसके द्वारा किया गया था? ये विकास किया गया था केटेल के द्वारा। किसके द्वारा? केटेल के द्वारा इसका विकास किया गया था 16 पीएफ प्रणाली। ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न, हाँ जी, प्रश्न है कथानक आत्मबोध परीक्षण टेट के निर्माता कौन थे? कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माण, इसके प्रतिपादक थे मुर्रे और मार्गन। कौन थे भाई? मुर्रे और मार्गन इसके कथानक आत्मबोध परीक्षण यानी टेट के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? ऐसा कौन सा इसके अंदर जो युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? तो देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये युग के द्वारा, और इसके साथ उभयमुखी ये भी किसके द्वारा? युग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यहाँ पर एडोमार्फी दिया गया, ये युग के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 16 है कि फ्राइड के अनुसार, देखिए यहां पर फ्राइड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल है। फ्राइड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल कौन सा होता है भाई? अर्ध चेतन होता है। कौन सा होता है? ये अर्ध चेतन होता है। ठीक है ना। ये इदम, प्रहम, अहम ये अलग प्रक्रिया है। फ्राइड जो के अनुसार जो मन का अकारात्मक चेतन बताया गया, अर्ध चेतन बताया गया, अर्ध चेतन। ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? वाटसन, युग, एडलर या फ्राइड? तो जीवन की मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय इसके प्रतिपादक माने जाते हैं किसको? फ्राइड को माने जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है देखिए, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया था? आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ये रोजर्स के द्वारा। किसके द्वारा? रोजर्स के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, टाइप डी, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था भाई? डी टाइप के व्यक्ति है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? यह प्रतिपादन डेनोलेट के द्वारा किया गया था। डेनोलेट ने इसका प्रतिपादन किया था टाइप डी पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों की। देखिए अगला, अगला प्रश्न है अपना, अरे रुकता चाह भाई, देखिए
मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया था? दोबारा पढ़ लीजिए इसको। मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया था? तो ये परिभाषित किया गया था भाई ओलपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ओलपोर्ट के द्वारा यह परिभाषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। व्यक्तित्व के संदर्भ में आ जाएगा भाई, देखिए व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल भी सही नहीं माना गया? तो यहां पर देखिए, युग का वर्गीकरण मानसिक शील गुणों पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। युग ने जो वर्गीकरण किया था वो मानसिक गुणों पर किया था। सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक शील गुणों पर आधारित है। सेल्डन ने जो वर्गीकरण किया था वो किस पे किया था? केवल शारीरिक पर, मानसिक पर नहीं किया था। क्रेसमेर का वर्गीकरण ये शारीरिक संरचना पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल अपना सही रहेगा। ठीक है ना, अगला देखिए। हाँ जी, युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? युंग के द्वारा शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, हाँ जी, सेल्फ के संदर्भ में, स्व यानी सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इसके अंदर? तो यहां देखिए, स्व अर्जित होता है, बिल्कुल सही है इसके अंदर। स्व जन्मजात होती है, जन्मजात नहीं होते, ये बाद में अर्जित किए जाते हैं। बी इसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हाँ जी, अगला। क्रेसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि क्रेसमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया? शारीरिक बनावट के आधार पर। और इसे कितने भागों में बांटा गया? इसे बांटा गया है 4 भागों में। क्रेसमर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न देखिए आप। देखिए जी, व्यक्तित्व का मनोव्यक्तात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया था? पर्सनालिटी का जो मनोव्यक्तात्मक उपागम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यूंग, रोजर्स, सोल्डन या फ्राइड के द्वारा? तो ये प्रतिपादन किया गया था फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? फ्राइड के द्वारा। ये प्रश्न हमने पहले भी कवर किया था। आगे देखिए आप। देखिए, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? कौन सा कारक है जो व्यक्तित्व निर्माण का जैविक निर्धारक नहीं है? तो यहां पर दिखाया गया, देखिए, शारीरिक संरचना बिल्कुल। आदमी की पर्सनैलिटी किससे प्रभावित होती है? शरीर, बुद्धि भी, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी। लेकिन परिवार यहाँ का ऑप्शन बिल्कुल पर्सनैलिटी पर प्रभावित नहीं होता। आगे देखिए भाई। हाँ जी, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक होती है, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक होते हैं व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता, दोनों ही गुण है वो शील गुण कहलाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल अपना सी रहेगा। अगला देखिए प्रश्न। केटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुणों के गुण, केटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने होते हैं? केटल के द्वारा जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया उसमें शील गुणों के गुच्छे कितने बताए गए? केटल के द्वारा ये बताए गए हैं 10। कितने बताए गए यहाँ पर? 10 गुच्छे बताए गए। हाँ जी, अगला प्रश्न। सेल्डन के अनुसार, ये भी मनोवैज्ञानिक है, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के लगभग 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। अगला देखिए प्रश्न। हाँ जी, क्रेसमर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोइड कहा है? साइक्लोइड, तो ये स्थूलकाय प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं सेल्डन ने उसको साइक्लोइड बताया। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं होती है? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में कितनी अवस्थाएं होती है? तो लगभग 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। अगला प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं होता? जैविक निर्धारक की बात करें, पारिवारिक वातावरण होता है, विद्यालय और सामाजिक, ये जैविक निर्धारक नहीं होते। यहां पर देखिए, शारीरिक संरचना होती है, वह एक जैविक निर्धारक होती है। डी रहेगा इसका ऑप्शन।
हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, सामूहिक अचेतन के विषय को किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है भाई मनोग्रंथि। किस नाम से जाना जाता है? मनोग्रंथि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मेस्लो ने किया था? मेस्लो के द्वारा जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत का। मेस्लो के द्वारा आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत यानी सेल्फ थ्योरी को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? सेल्फ थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो किया था भी रोजर्स ने। किसने किया था? रोजर्स ने किया था। प्रश्न नंबर 36 देखिए आप, जातीय अचेतन का उल्लेख, जातीय अचेतन की बात करें, उनका उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। अगला प्रश्न है अपना, किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? तो ये गड़बड़ी होती है, ये पीयूष ग्रंथि की होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना 38, हाँ जी, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो हार्मोन कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न अपना, आनुवंशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है? आनुवंशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप में पड़ता है, ठीक है ना। देखिए अगला, और 40 नंबर का प्रश्न रहेगा अपना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंत्यक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या होता है? वो इंटरव्यू होता है। क्या होता है भाई? वो इंटरव्यू होता है। तो आज पर्सनालिटी के हमने 40 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर लगभग 60 क्वेश्चन और रहेंगे। 100 प्रश्नों के अलावा पर्सनालिटी से कोई भी प्रश्न आपको अलग नहीं मिलेगा परीक्षा के अंदर। तो अपनी क्लास को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।